हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉर्शनल पेंडुलम पढ़ा था, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडुलम देखे थे, फिजिकल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम। उसके सिवा टॉर्शनल पेंडुलम देखा था और सिंपल पेंडुलम हमने पहले ही देख रखा था। टॉर्शनल पेंडुलम में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि मान के चलो मेरे पास एक टॉर्शनल पेंडुलम है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट c दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i दिया हुआ है मेरे पास। तो मेरे पास आ गया था कि टाइम पीरियड ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम कैसे रोटेट हो रहा था मेरे पास। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा दिया तो मतलब मैंने ऐसे रोटेट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि रोटेट किया तो वापस अपने नेचुरल लेंथ पे, अपने नेचुरल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे रोटेट होकर अपने नेचुरल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो एक बार यहाँ से जाके वापस आया था वो, फिर उसके बाद यहाँ से जाके वापस आया था। समझ आ रही बात। ऐसे टॉर्शनल पेंडुलम मेरे पास रोटेट करता है, एक दो आई इसमें। तो इसका जो टाइम पीरियड जो आया था, टाइम पीरियड वॉज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/c। इसमें टाइम पीरियड आया था मेरे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/c। आपको पूछा गया था यहाँ पे दो टाइप के ऑसिलेशन है, एक रोटेशनल ऑसिलेशन और एक था मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन, ठीक है। तो अगर दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशनल ऑसिलेशन, देन व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ अप डाउन ऑसिलेशन। बहुत ही सिंपल, कैसे सुनो। अगर आप अच्छे से इमेजिन करो तो जब वो रोटेट कर रहा था, ठीक है, जब मैंने उसको रोटेट किया था तो वो ऊपर गया था, और फिर जब नेचुरल पोजीशन में आ रहा था वापस नीचे आ रहा था, फिर रोटेट हो रहा था तो ऊपर गया था, फिर नेचुरल पोजीशन में आ रहा था नीचे आ रहा था। इसका मतलब जब पहली बार रोटेट हो रहा था, ठीक है, जब पहली बार रोटेट हो रहा था, अच्छे से ध्यान से देखो, जब ऐसे रोटेट हो रहा था तो वो ऊपर जा रहा था, और जब वापस अपने नेचुरल पोजीशन पे आ रहा था तो नीचे जा रहा था। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि टॉर्शनल पेंडुलम, जब मेरे पास ये रोटेशन वाला, जब मैं ऑसिलेशन देख रहा था तो जब रोटेट हुआ तो ऊपर गया, नेचुरल पोजीशन पे आया तो नीचे आया, मतलब मेरे पास एक ऑसिलेशन अप डाउन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर जब रोटेट हुआ तो ऊपर गया, फिर नेचुरल पोजीशन पे आया तो मतलब वापस नीचे आ गया, फिर एक और अप डाउन ऑसिलेशन हो गया। आइए उसमें अब अगर मैं रोटेशन ऑसिलेशन की बात करूँ तो रोटेशन एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, जाके वापस आया, जाके वापस आया। आइए इसमें दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। रोटेशन का अगर मैं देखूँ तो ये पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। समझ में आ रही बात। तो रोटेशन के एक कंप्लीट ऑसिलेशन में अप डाउन के कितने ऑसिलेशन हो जा रहे हैं मेरे पास, दो। अप डाउन के मेरे पास दो ऑसिलेशन हो रहे हैं। जब मेरे पास रोटेशन का एक ऑसिलेशन हो रहा था तो अप डाउन के मेरे पास दो ऑसिलेशन हो जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। रोटेशन मतलब मेरे पास सिर्फ एक साइड जाना नहीं, एक साइड और दूसरी साइड जाके वापस आना। ऑसिलेशन मतलब कौन सा पाथ रिपीट करने वाला है, तो सिर्फ एक साइड का पाथ रिपीट कर रहे हैं या दोनों साइड का पाथ बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोनों साइड का पाथ। तो एक ऑसिलेशन क्या होगा कि राइट में भी गया, लेफ्ट में भी गया, दिस इज वन ऑसिलेशन। फिर से राइट में भी गया, लेफ्ट में भी गया, वन ऑसिलेशन, राइट में भी गया, लेफ्ट में भी गया, दिस इज वन ऑसिलेशन ऑफ रोटेशन टॉर्शनल पेंडुलम का, ठीक है। और जब राइट में भी जा रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है, तो फिर रोटेशन का एक ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन अप डाउन के दो ऑसिलेशन हो जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब रोटेशन के एक ऑसिलेशन में अप डाउन के मेरे पास कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दो ऑसिलेशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब दोनों में टाइम तो मेरे पास सेम ही लग रहा है, ठीक है। अब अप डाउन के दो ऑसिलेशन, मान के चलो अप डाउन का टाइम पीरियड है TUD, अप डाउन का टाइम पीरियड है TUD, और रोटेशन का टाइम पीरियड है मेरे पास TR। समझ में आई बात। मतलब एक ऑसिलेशन तो इसके हिसाब से सिर्फ 1 TR टाइम लगाऊंगा, अप डाउन की दो ऑसिलेशन मतलब इसके हिसाब से 2 TUD टाइम लगा होगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैं टाइम के सेंस में बात करूं तो एक ऑसिलेशन में 1 TR टाइम लगा था रोटेशन के हिसाब से, अप डाउन के हिसाब से 2 ऑसिलेशन के 2 UD टाइम लगा था, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास दोनों सेम टाइम बता रहे हैं, इसका मतलब TR बराबर 2 TUD हो गया, TR बराबर 2 TUD। समझ में आ रही बात। और TR की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/c इज इक्वल टू T2UD। तो मेरे पास अप डाउन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना आ गया, अप डाउन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ गया मेरे पास पाई अंडर रूट ऑफ I/c, पाई अंडर रूट ऑफ I/c। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सिचुएशन इमेजिन करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके सिवा मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था कि कंपाउंड पेंडुलम में, अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम को अगर एक इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम में देखना चाहता था तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी होनी चाहिए। अगर कंपाउंड पेंडुलम को मैं
एक सिंपल पेंडुलम को मैं कन्वर्ट करना चाहता था, तो रिजल्टेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है दिस इज LCM, ठीक है। तो आपको याद होगा कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mg LCOM। इसको अगर इक्विवेलेंट मुझे एक सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करना है, तो मान के चलो पूरे सिस्टम का मास m था, ठीक है, तो मुझे उसकी इक्विवेलेंट लेंथ पता करनी थी। सिंपल पेंडुलम का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। हमारी बात, तो कितनी इक्विवेलेंट लेंथ आनी चाहिए थी आपको वो पता करना है। अब चाहे कंपाउंड पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम, हम बात टाइम पीरियड के सेंस में कर रहे हैं, तो अगर इसका इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम आना चाहिए, मतलब अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम हो गया, अगर ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड सेम हो गया, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला था कि सिंपल पेंडुलम था या कंपाउंड पेंडुलम? नहीं सर। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास इसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए जितना टाइम पीरियड यहाँ पे आ रहा था उतना ही टाइम पीरियड वहां पे आना चाहिए था। इसका मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mg LCOM शुड बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट अपॉन g। समझ में आ रही बात? तो 2 पाई बाजे, ठीक है, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास क्या गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, I अपॉन mg LCOM इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट अपॉन g। हमारी बात g से g भी कर दिया मेरे पास, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास I अपॉन m LCOM, ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब दिस एक्सिस, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I ले रखा था आरियस में, ठीक है। मान के चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICO। क्या है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ICO आरियस में। अब मुझे मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो हम लोग पहले से निकाल रखे। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हम लोग ने निकाल रखा है, लेकिन किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना रहेगा वो निकालने के लिए हम लोग पैरेलल शिफ्ट थ्योरम यूज करते थे। तो हम लोग लिखते थे I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो I को लिख सकता हूं मैं ICOM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। अब ICOM मुझे मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के लिए पता रहता था, ठीक है। और आपको याद आऊंगा मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था रेडियस ऑफ गायरेशन, आरियस में रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में हम क्या करते थे, जैसे कि फॉर ट्रांसलेशन मोशन में हम पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं कि उसके इक्विवेलेंट पॉइंट मास क्या होगा, वैसे ही रोटेशन मोशन पे हम पूरे मास को रेडियस ऑफ गायरेशन पे रखते हैं। किस डिस्टेंस पे रखते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन पे, ठीक है। और उस डिस्टेंस को हमने के बोला था, तो मैं लिख सकता हूँ ICM इज इक्वल टू MK स्क्वायर, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग, इस ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन मान के चलो k है, तो मैं लिख सकता हूँ ICM इज इक्वल टू MK स्क्वायर। पुट कर दो MK स्क्वायर plus MD square. D was the distance between point axis of rotation and center of mass. D was the distance between axis of rotation and center of mass. वो distance कितना है आपके पास? LCOM। तो ये होगा M LCOM का स्क्वायर। तो आप जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है उसको आप लिख सकते हो MK स्क्वायर प्लस M LCOM स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे I मतलब MK स्क्वायर प्लस M LCOM का स्क्वायर अपॉन M LCOM इज इक्वल टू L इक्वलेंट M बाजे LCM फाइनली मेरे पास बचेगा K स्क्वायर अपॉन LCOM प्लस एक LCM कट गया यहाँ पे बचा LCM इज इक्वल टू L इक्वलेंट। समझ बात? मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रिंग लेंथ, सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग लेंथ जो रहेगी वो मेरे पास K स्क्वायर बाय LCM प्लस LCM के बराबर आना चाहिए, where K is the radius of gyration of the object and LCM is the distance between axis of rotation and center of mass। समझ आती बात? याद करो हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन जो रहते थे उसमें हम लोग एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करवाते थे, ठीक है। चलो इसी चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि हाँ भाई मेरे पास L इक्विवेलेंट तो इतनी आनी चाहिए, ठीक है, तो आपको पूछा है
for what value of L equivalent, time period will be maximum and time period will be minimum. For what value of L equivalent, time period will be maximum and time period will be minimum. ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मैंने इस पूरे कंपाउंड पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका L इक्विवेलेंट इतना आ रहा है, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट अपॉन G. तो रिजल्टेंट टाइम पीरियड हो गया मेरे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई k स्क्वायर अपॉन LCOM प्लस LCOM अपॉन G. दिस इज द रिजल्टेंट टाइम पीरियड. आइए में अब आप अच्छे से देखो, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो फिक्स रहता है. ठीक है, जैसे डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आता है मेरे पास r/√2. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ रिंग की बात करूँ तो उसके मेरे पास हो गया r. तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, g एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू. मतलब टाइम पीरियड ओनली अ फंक्शन ऑफ LCOM है, ओनली अ फंक्शन ऑफ LCOM है. आरी बस में तो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम अगर आपको पता करना है तो वो हम लोग पता करते हैं dt/dl शुड बी इक्वल टू 0. dt/dl शुड बी इक्वल टू 0. आरी बस में. ठीक है, यहां से आपको एक वैल्यू पता चलेगी LCM बराबर के. LCM बराबर के मतलब या तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ या मिनिमम की बात कर रहा हूँ. आरी बस में एक चीज आप डायरेक्टली भी नोटिस कर सकते हो, टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर बाय LCM प्लस LCM. क्या ये सिर्फ न्यूमरेटर पे आ रहा है या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है? क्या नहीं सर, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी. लेकिन मान के चलो अगर मैंने LCM की वैल्यू 0 ले रखा तो, अगर मैं LCM की वैल्यू 0 ले लेता, ठीक है, क्या डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली कभी 0 आता है? क्या नहीं, मैं अप्रोच टू 0 करता हूँ. ठीक है, अगर मैं LCM की वैल्यू अप्रोच टू 0 करता हूँ, ठीक है, मान के चलो 0 कर ही दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू में. टाइम पीरियड LCM की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो 1/0 हो गया मेरे पास इन्फिनिटी. तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना हो गया? इनफाइनाइट. टाइम पीरियड कितना हो गया मेरे पास? इनफाइनाइट. मतलब जब LCM बराबर 0 है तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना है? इनफाइनाइट. और इसमें अब इनफाइनाइट मतलब ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये मेरे पास मिनिमम टाइम पीरियड की आई है. ये किसके लिए आई है? मेरे पास मिनिमम टाइम पीरियड की. ठीक है, अब मैक्सिमम है या मिनिमम वो अपन लोग सेकंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते थे, लेकिन उतना कौन तामझाम करेगा. ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए LCM की वैल्यू k पुट कर दो तो ये होगा k स्क्वायर अपॉन k, मतलब एक k कर दिया और यहाँ पे एक और k बचा, मतलब k प्लस k 2k. तो मिनिमम टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाय g. मिनिमम टाइम पीरियड हो गया मेरे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k बाय g. ठीक है सर, ये वैल्यू तो हमको समझ में आ गई. इस वैल्यू को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब है, फिजिकल मतलब क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ. ये व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट. देखिए सर, LCM was the distance between axis of rotation and center of mass. LCM बराबर 0, इसका मतलब एक्सिस खुद इस बार सेंटर ऑफ मास पे. एक्सिस खुद कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे. अब अच्छे से अगर आप देखो कि अगर एक्सिस मेरे पास सेंटर ऑफ मास पे तो मेरे पास mg फोर्स भी यहीं से पास कर रहा है, हिंज फोर्स भी यहीं से पास कर रहा है. ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, और नेट टॉर्क में मेरे पास mg का टॉर्क आ रहा था, हिंज फोर्स का टॉर्क आ रहा था. हिंज फोर्स का टॉर्क तो 0 था, क्यों? पासिंग थ्रू एक्सिस. तो हिंज फोर्स के लिए r की वैल्यू 0 थी. अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे तो mg के लिए भी मेरे पास r की वैल्यू कितनी हो गई? 0. तो नेट टॉर्क हमेशा कितना हो गया? 0. अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या वो कभी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या नहीं. आ रही है उसमें. तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब वो कभी रोटेट कर ही नहीं रहा है. ठीक है, इनफाइनाइट टाइम मतलब बहुत टाइम बाद वापस आने वाला है. भाई रोटेट ही नहीं कर रहा है, फिर आने की क्या बात है? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब होता है कि मेरे पास कोई रोटेशन है ही नहीं, नो ऑसिलेशन. नो ऑसिलेशन की जगह उसने मैथमेटिकली इसको t max बराबर इनफाइनाइट बोल दिया. ठीक है, चलो आपको सिंपल पेंडुलम में एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम. सेकेंड्स पेंडुलम कुछ भी नहीं है. सेकेंड्स पेंडुलम मतलब वो जो आप लोगों ने लंबी घड़ी में जो देखा होगा वो ऐसा टक 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 टक, उसका अगर आप एक ऑसिलेशन देखोगे तो 1 2, ठीक है, उसके एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में पूरा होता है. कितने सेकंड में पूरा होता है? 2 सेकंड में. मतलब वो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है मेरे पास 2 सेकंड. अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता कितना है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G. तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 सेकंड. आरियस में मतलब फॉर अस उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ ही पॉसिबल है, उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ ही पॉसिबल है, तब जाके मेरे पास टाइम पीरियड 2 सेकंड आ रहा होगा.
और इसमें जैसे आप लेंथ की वैल्यू चेंज करोगे तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू ऑफ लेंथ लेनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेकेंड्स फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड वाज 2 सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपको ये पूछा गया, ठीक है। सेकंड पेंडुलम जब आपको बनाना है तो उसकी कितनी लेंथ मुझे लेनी चाहिए, तो वो लेंथ पता कर रहे हैं अपन लोग, 2 से 2 बाजे स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर इंटू L/G इज इक्वल टू 1। अब जी अपन लोग लेते थे 9.8 सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8, और पाई स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की वैल्यू देता है। पाई स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 वैल्यू देता है। तो ये 10 बाजे, तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है मेरे पास, 1 मीटर। तो सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहती है या लेंथ ऑफ हैंड जो रहता है वो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर रहता है। सर मैं आ रही बात, ठीक है। अब सर असलियत में जो है उसमें मेरे पास हैंड का भी खुद का कुछ मास है, ठीक है। अभी हमने स्ट्रिंग मासलेस लिया गया था, तो ये मेरे पास पूरी आइडियल सिचुएशन आ रही है, और वैसे भी हम लोग को अभी आइडियल सिचुएशन ही पढ़ना है, ठीक है। चलो अच्छा, मान के चलो कि मेरे पास अगर सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग मासलेस नहीं रहती, स्ट्रिंग का खुद का मास रहता। स्ट्रिंग की जगह मान के चलो मैंने एक रॉड लगा दिया था, ठीक है। मान के चलो मैंने एक मास वाला रॉड लगा दिया और उसके नीचे बॉब अटैच्ड है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो सोच के बताओ। हाँ लास्ट टॉपिक, लिखना सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएन, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएन। फिर आज के लेक्चर में अपन लोग वेव मोशन भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा कुछ हाई फाई बेसिक्स। नेक्स्ट लिखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सॉरी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएन। अब सुनिए सर, सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है। मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको मुझे एसएचएन परफॉर्म करवाना, आरियस मैम, ठीक है। लेकिन उस पार्टिकल का है, अगर मैं मोशन स्टडी करूँ, बेसिकली किसी भी पार्टिकल का आप मोशन स्टडी कर रहे हो, अभी ऑसिलेशन भूल जाओ, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर या किसी भी पार्टिकल का अगर आपको मोशन स्टडी करना है तो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज पता होनी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये पता चल गया तो आपको इन शॉर्ट उसके बारे में पूरी कथा पता चल जाएगी कि हाँ भाई इस टाइम पे वो कहाँ पे रहेगा, कितने डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा, कितनी वेलोसिटी पे रहेगा और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है। हमारी बात, आप उसके बारे में सब कुछ कमेंट कर सकते हो, कहाँ आगे जाने वाले वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में नॉलेज लेना कि वो क्या क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी अपन लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एसएचएन की जब मैं बात करूँ तो मान के चलो एक पार्टिकल को मुझे एसएचएन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मुझे उसका मोशन स्टडी करना है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, अभी तक हम लोग ने पार्टिकल का एसएचएन, मान के चलो मैंने आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहले से दे रखा था कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट इतना है और ऐसे ऑसिलेशन इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, आरियस में। इस बार उस पार्टिकल को अपन लोग एसएचएन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक एसएचएन नहीं, मान के चलो एक से ज्यादा एसएचएम लग जा रहे हैं, 2 एसएचएम की कंडीशंस लग जा रही है, मतलब एक एसएचएम के हिसाब से ऐसे ऑसिलेट करना चाहिए, दूसरे एसएचएम के हिसाब से ऐसे ऑसिलेट करना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो रिजल्टेंट उसका मोशन कैसा दिखाई देगा अब आपको वो पता करना है। समझ में आ रही बात, रिजल्टेंट उसका मोशन कैसा दिखाई देगा आपको वो पता करना है, ठीक है। अब अगर आपको मोशन पता करना है, मतलब आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता चल गई कि रिजल्टेंट कितनी आ रही, तो इन शॉर्ट आप उसके पूरे मोशन के बारे में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो पहले एसएचएम के हिसाब से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 है, ठीक है। पहले एसएचएम के हिसाब से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 है, मान के चलो y1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरे एसएचएम के हिसाब से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होना चाहिए था मेरे पास y2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आरियस में। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा, अब अच्छे से एक बात नोटिस करो,
मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा तो बेसिकली वो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ द टू SHMs। हम यहाँ पे मैंने 2 SHM की बात कर रहा हूँ, मान के चलो अगर मैंने थर्ड SHM भी ला दिया था तो रिजल्टेंट है वो थर्ड भी वेक्टर भी आ गया। समझ आ रही बात, ठीक है, गुड। इसका मतलब अगर मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करूंगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट मुझे इसके मोशन के बारे में सारी चीजें पता चल गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब सर सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है, समझो। एक चीज होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो मुझे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, और वो 2 वेक्टर्स ऐसे हैं कि एक के होने या ना होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक के होने या ना होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स है 10 न्यूटन, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान के चलो दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, ठीक है, दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा सर? रिजल्टेंट फोर्स रहेगा मेरे पास 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, वो तो सर समझ में आ गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करता है कि F1 था या नहीं था या F2 था या नहीं था, उस पर रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ F1 फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिर्फ F1 फोर्स की बात, तो F1 मैंने 10 न्यूटन लगा दिया था, इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि वहां से 5 न्यूटन लग रहा था या नहीं लग रहा था? नहीं, मैंने अपना 10 न्यूटन लगा दिया था। अगर 5 न्यूटन नहीं होता तो रिजल्टेंट 10 हो जाता। अब 5 न्यूटन है तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, अगर वहां से 10 न्यूटन और लग रहा था तो रिजल्टेंट 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या F1 पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या F2 के होने से या नहीं होने से? नहीं सर। समझ में आ रही बात? सिर्फ फर्क किस पे पड़ने वाला है? रिजल्टेंट फोर्स पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। मतलब F1 पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने F2 लगाए थे या नहीं लगाए थे, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन ही रहेगी। वैसे अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 मैंने कितना लगाया था? 5 न्यूटन। अब इससे कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन था? नहीं, चाहे F1 हो या ना हो F2 की वैल्यू 5 न्यूटन ही रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स का एडिशन, ऐसे वेक्टर्स का एडिशन जो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते या एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से किसी दूसरे में फर्क नहीं आ रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस से इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, इसकी एग्जिस्टेंस से इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, जो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस की वजह से फर्क नहीं लाते अपने अंदर, ठीक है, जब उनका एडिशन हम लोग करते हैं तो दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आरी बात समझ, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? द बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, द बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स वेयर वेक्टर्स शुड satisfy the condition that they are independent of each other's presence, that they are independent of each other's presence। मतलब इसके होने की वजह से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इसके होने की वजह से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे ही तो होता है सर। नहीं, जब मैं आपको EM वेव्स पढ़ाऊंगा आरईएस में तो उसमें थोड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बेसिकली EM वेव्स में थोड़ा सा आपको, और जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह इंडक्शन वगैरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेसिकली EM वेव्स के आसपास ही, ठीक है, उसमें मैं आपको ऐसे कुछ वेक्टर्स बताऊंगा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वो अपन लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी तक अपन लोगों ने जितने भी वेक्टर्स देखा था उसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक नया नाम दे दिया लोग ने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब एडिशन ऑफ दोज वेक्टर्स, ठीक है, which are independent of the whose values are independent of the existence of other vector। समझ में आ रही बात कि इसकी वैल्यू इसके एग्जिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करने वाली, ये 10 थी तो 10 ही रहेगी, इसकी वैल्यू इसके एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करने वाली, ये 5 है तो 5 ही रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स के एडिशन को अपन लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। खैर
आपको इतने डिटेल में वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए आपको। इतने डिटेल में कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह वगैरह ऐसे ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको ये नॉलेज के लिए पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। और कभी किसी ने पूछ लिया भूले से तो वो अपन लोग को पता ही है कि क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं एसएचएम की बात करूँ तो पार्टिकल का नाम मान के चलो ए था, तो ए का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एसएचएम ऐसा होना चाहिए था, ए का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड एसएचएम ऐसा होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एसएचएम, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड एसएचएम, आ रही है इसमें। लेकिन उसका रिजल्टेंट कितना रहेगा, इतना y1t प्लस y2, ठीक है। अब अगर मेरे पास y1t की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके फर्स्ट एसएचएम को इससे कोई मतलब था कि सेकंड एसएचएम मैंने लाया नहीं लाया, नहीं, उसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड कर रहा था क्या, नहीं। क्या सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा था क्या, नहीं। मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स का जो एडिशन है, ऐसे वेक्टर्स क्यों, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे वेक्टर्स का एडिशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसको मैं बोलूंगा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स, इसको मैं बोलूंगा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। हमारी बात तो रिजल्टेंट मेरे पास हो गया y1 वेक्टर प्लस y2, y2 वेक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक पार्टिकल था, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस में एसएचएम हो रहा था, ठीक है। दो एसएचएम उस पर लग रहे हैं। पहले एसएचएम के हिसाब से उस पर जो आना चाहिए था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी, ठीक है। 5 sin ओमेगा टी। अगर आप अच्छे से देखो, एम्पलीट्यूड 5 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इनिशियल फेज कितना है, 0, ठीक है। तो पहले एसएचएम के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए। दूसरे एसएचएम के हिसाब से, दूसरे एसएचएम भी एक्स एक्सिस में ऐड करें, सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए मैंने अभी ऐसे लगाया। दूसरे एसएचएम के हिसाब से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई, 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई आ रही इसमें। तो अगर आप अच्छे से देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड 5 आना चाहिए था, मतलब फर्स्ट एसएचएम के हिसाब से एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए था, 5। सेकंड एसएचएम के हिसाब से एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए था मेरे पास, 10। तो लोगों को लगेगा सर टोटल एम्पलीट्यूड फिर 15 हो गया, नहीं सर, टोटल एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन पर डिपेंड करेगा। जो रिजल्टेंट जो रहेगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। x1 वेक्टर कितना था, 5 sin ओमेगा टी प्लस x2 वेक्टर कितना था मेरे पास, 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई। अब ओमेगा टी प्लस पाई जो है साइन 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो अपन लोगों ने देखा था उसमें बेसिक मैथ्स में। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट जो आ गया वो हो गया मेरे पास 5 sin ओमेगा टी माइनस 10 sin ओमेगा टी, मतलब माइनस 5 sin ओमेगा टी। सो लेकिन एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होना चाहिए, चलो आपकी खुशी के लिए एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव कर लेते। तो रिजल्टेंट मेरे पास हो गया 5 sin ओमेगा टी माइनस 5 माइनस साइन थीटा का अपन लोग साइन 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये होगा मेरे पास 5 sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो इन दोनों के हिसाब से जो मेरे पास रिजल्टेंट एसएचएम आना चाहिए था, उसका एम्पलीट्यूड 5 आने चाहिए था विद इनिशियल फेज पाई, विद इनिशियल फेज पाई। समझ आ रही है बात, ठीक है। गुड। अब दो सिचुएशन इसमें अराइज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप अच्छे से नोटिस करो, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग था, दोनों का इनिशियल फेज अलग था, लेकिन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी थी, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि सर दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो क्या डायरेक्टली ऐड कर पाऊंगा क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, नहीं सर, फिर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। फिर क्या करना है, वो बस एक मैथमेटिकल चीज़ है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल सुपरपोजिशन तो समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। चलो गुड। नेक्स्ट लिखना सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो टाइप का अपन लोग पढ़ने वाले, विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सर, मान के चलो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम है, लेकिन टोटल इनिशियल फेज सेम रहेगा क्या, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल फेज कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, फाइंड आउट की वैल्यू, ठीक है। तो मान के चलो पहले के जो एसएचएम है दैट वाज इक्वल टू कुछ a1 sin ओमेगा टी प्लस 5 ठीक है, और x2 जो है वो है मेरे पास a2 sin
ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। एक काम करो, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसका इनिशियल फेज 0 ले रहा हूँ और इसका फेज मैं 5 ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनली भी हमको सिर्फ फेज डिफरेंस से मतलब रहेगा। किससे मतलब रहेगा? फेज डिफरेंस। मतलब जो मैंने यहाँ पे 5 लिया है दैट 5 इज इक्वल टू 5 टू माइनस 5, ठीक है। फाइनली भी मुझे सिर्फ फेज डिफरेंस से पता रहेगा। तो अगर मुझे डिफरेंस ही निकालना है तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक पहले ही 0 कर और दूसरे का उससे 5 जाता है, ठीक है। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट हो गया a1 sin ओमेगा टी, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो गया a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर, ठीक है। x1 वेक्टर वाज a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। हाँ सर, इसके आगे क्या? बस सिंपल मास लगाते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे से साइन थीटा है, यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स एक साइड ले लो, एक ये है साइन ओमेगा टी, एक ये है साइन ओमेगा टी, तो a1 प्लस a2 cos फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 cos ओमेगा टी। अब ऐसी चीज आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। देखो अब एक बात बताओ, ये 5 जो वो इनिशियल फेज कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस, वो तो एक कांस्टेंट वाली है। मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो ओनली वेरिएबल इज टाइम टी, ठीक है। इस पूरे को मान के चलो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल ए, इस पूरे को मैं लिख रहा हूँ मान के चलो स्मॉल ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये बस मैथमेटिकल चीज है। जब भी आपके पास सिचुएशन ऐसा आना चाहिए, मेरे पास एक ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, लेकिन अगर मुझे इसको रिजल्टेंट एसएचएम देखना है कि रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो मेरे पास साइन का एक सिंगल टर्म होना चाहिए था, कॉस का एक सिंगल टर्म होना चाहिए था। कि यहाँ पे सिंगल टर्म है, दो अलग अलग टर्म्स है, दो अलग अलग, तो उसको मुझे ऐड करके एक सिंगल टर्म में मिलाना है। लेकिन एक जगह साइन है, एक जगह कॉस है, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है मेरे पास, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी आरियस में, ठीक है। इसका रिजल्टेंट हम लोगों ने पहले भी देखा था, ठीक है। एक आया था मेरे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ए और बी के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता था, ठीक है। फिर ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ साइन कुछ साइन अल्फा बोल दो, और बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लोग कॉस अल्फा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको मैंने कुछ साइन कॉस अल्फा बोल दिया, इसको मैंने कुछ साइन अल्फा बोल दिया, साइन या कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको बोल दिया कॉस अल्फा, इसको मैंने बोल दिया साइन अल्फा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया मेरे पास साइन ए प्लस बी, तो हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। समझ में आया? जहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ओमेगा टी। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आ गया एक्स रिजल्टेंट, वो आ गया मेरे पास कुछ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ ये बात, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, a1 प्लस a2 cos फाइव एंड b वाज इक्वल टू a2 sin फाइव। समझ ये बात। एक बात नोटिस करो, जब मेरे पास सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले में एसएचएम्स को ऐड कर रहा था, उनका सुपरपोजिशन देख रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट एसएचएम आ रहा है उसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है ओमेगा। और ऑब्वियस सी बात है, उनके बीच में बस इनिशियल फेज डिफरेंट है, लेकिन ऑसिलेट तो साथ साथ में वैसे कर रहे हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, वो गैप मेंटेन करते हुए आरियस में, ठीक है। इसका मतलब जो उनके बीच का जो रिजल्टेंट आना है वो भी मेरे पास सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आएगा। सिंपल लॉजिकल बात, ठीक है। इस वजह से मेरे पास ओमेगा सेम आ रहा है, बस कुछ फेज इनिशियल फेज है वो डिफरेंट आ रही है।
आ रही है इसमें। अगर मैं अल्फा जो देखूँ तो अल्फा भी मैं निकाल सकता हूँ। इसको मैंने लिया था कॉस अल्फा, सॉरी इसको लिया था साइन अल्फा, इसको लिया था मैंने कॉस अल्फा। तो अगर मैं टैन अल्फा देखता हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट जो है एम्पलीट्यूड तो मुझे मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, अब इनिशियल फेज कांस्टेंट कितना है उसके लिए मुझे अल्फा पता होना चाहिए। तो टैन अल्फा अगर मैं देखूँ तो साइन अपॉन कॉस, मतलब दिस अपॉन दिस, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बी अपॉन, टैन अल्फा हो गया मेरे पास बी अपॉन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दिस वाज द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस सेम सोल्यूशन को, इसी एक्स रिजल्टेंट को अपन लोग यूजिंग फेजर और आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, आप अच्छे से सोच के बताएं, ठीक है। एक बार मुझे सॉल्व करके ला के दिखाना, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको डायरेक्टली सोल्यूशन व्हाट्सएप कर दूंगा मैं ग्रुप पे, लेकिन एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई देखिए, अब हम बात करते हैं टू पार्टिकल्स, सॉरी रिजल्टेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एसएचएम, ठीक है, विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मान के चलो पहला एसएचएम जो है उसके हिसाब से मेरे पास इक्वेशन आ रही थी ए साइन ओमेगा 1, ठीक है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उसका वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है मैं आपको बस वो बता रहा हूँ। दूसरे एसएचएम की इक्वेशन आ रही थी, मान के चलो ए साइन ओमेगा 2, ठीक है, और वो पार्टिकल जो है इन दोनों के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा था। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, विच इज ए साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2, ठीक है। ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t। सर आपने एम्पलीट्यूड सेम क्यों लिया और इनिशियल फेज दोनों का जीरो क्यों लिया? क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये डिफरेंस बताना था कि अगर मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो क्या फर्क पड़ने वाला है पिछले सोल्यूशन के कंपैरिजन, ठीक है। पिछले सोल्यूशन में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो दो एसएचएम का रिजल्टेंट भी मेरे पास एक एसएचएम आ रहा था, तीन एसएचएम होते तो भी मेरे पास रिजल्टेंट एक एसएचएम आ रहा होता था, ठीक है। अगर मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो क्या रिजल्टेंट एक एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं बस वो चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस साइन बी, तो हो जाएगा मेरे पास 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाई। तो मेरे पास रिजल्टेंट कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखो, अगर मेरे पास रिजल्टेंट एक एसएचएम आना चाहिए था तो एसएचएम की जनरल इक्वेशन जो थी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वैसे फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सिंगल साइन टर्म नहीं आ रहा है, एक साइन टर्म आ रहा है और एक कॉस टर्म आ रहा है, वो भी मल्टीप्लिकेशन। तो क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट जो है, ठीक है। अब एसएचएम की कंडीशन ये होती है कि मेरे पास जो है सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास सैटिस्फाई होनी चाहिए। सर हमारी बात, अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से चेक कर दो तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा था ड्यू टू टू डिफरेंट एसएचएम ऑफ डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो रिजल्टेंट मेरे पास एक एसएचएम नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। समझ आ रही बात? कुल मिला की बात ये है कि अगर मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मेरे पास रिजल्टेंट भी एक एसएचएम आ रहा होगा ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो मेरे पास रिजल्टेंट भी एक एसएचएम नहीं आ रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो इसके साथ आपका एसएचएम चैप्टर खत्म।